तालाब में नहाने वाली औरतें। गांव की सारी औरतें सुबह 4 बजे इकट्ठा होकर तालाब की तरफ चल रही थी। बहनों, थोड़ा जल्दी चलो, ऐसा ना हो चलते चलते ही सवेरा हो जाए। फिर कोई आज नहा भी नहीं पाएगा। जी, कब तक हम ऐसे ही तड़के उठ कर स्नान करने जाएंगे। मुझे तो जरा सा भी नहीं अच्छा लगता कि हम ऐसे खुले में नहा रहे होते हैं। आदमियों का आने का ना डर ही लगा रहता है। मुझे तो बहुत शर्म आ जाती है। क्यों बहन, तुझे इतनी शर्म क्यों आ रही है? हमारे पूरे गांव में कोई शौचालय नहीं है और ये हमारे संस्कार के खिलाफ भी है कि घर में शौचालय या स्नान घर बने। पता नहीं क्यों आदमियों को समझ नहीं आता कि औरतों के लिए स्नान घर कितना जरूरी है। खैर, अब क्या कर सकते हैं। लो, बातों ही बातों में तालाब भी आ गया। सारी औरतें तालाब में स्नान करने लगती हैं। तभी पिंकी के ससुर बाइक से शहर से आ रहे थे। उनकी बाइक की रोशनी तालाब में नहाती हुई पिंकी पर पड़ती है। शर्म के मारे पिंकी तालाब में पानी में छुप जाती है। वहीं ससुर भी मुंह छुपाए तेज बाइक करके वहां से चले जाते हैं। ये कहानी है ढोलकपुर गांव की, जहाँ के लोगों की सोच आज भी 18वीं सदी की थी। पूरे गांव में कोई शौचालय या स्नान घर नहीं था। वैसे तो गांव के बड़े बुजुर्गों ने औरतों से घूंघट करवा रखा था। वैसे सभी औरतें खुले में तालाब में स्नान करती थी। एक दिन गांव के प्रधान रामलाल का बेटा शहर से पढ़कर घर आता है। बेटा मोहन, कैसे हो? अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, तो अब तो तुम गांव में ही रहोगे। हाँ पिताजी, मैं तो गांव में ही रहकर गांव के बच्चों का सही मार्गदर्शन करूंगा। साथ ही अभी मैंने विदेश की एक कंपनी में इंटरव्यू दिया है। भगवान ने चाहा तो जल्द ही मेरी वहां नौकरी लग जाएगी। तब तक मैं आपके पास ही रहूंगा। बहुत खूब बेटा, ऐसे ही तरक्की करो। पिताजी, मैं अभी आता हूँ, हम फिर बात करते हैं। ये कहकर मोहन तुरंत ही वहां से जल्दी से चला जाता है और थोड़ी देर बाद उसको बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है। पिताजी, पिताजी। रामलाल प्रधान अपने बेटे की आवाज सुनकर घबरा जाता है और तुरंत उसके पास जाता है। क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है ना? ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? पिताजी, मुझे पूरे घर में शौचालय नहीं मिला। जल्दी से मुझे शौचालय बता दो, कहाँ है। बेटा, तू कैसी बात करता है? भला घर में हम शौचालय क्यों बनवाएंगे? मतलब फिर सब शौच और स्नान करने कहाँ जाते हैं? बेटा, ये कैसा सवाल है? शायद तू भूल गया, बचपन में जब तू गांव में रहता था, जब खेतों में ही शौच करने जाता था। और हमारे गांव में तो इतना बड़ा तालाब है, हम वहीं स्नान करते हैं। मोहन ऐसी बातें सुनकर हैरान होकर अपने पिता से पूछता है। पिताजी, आप लोग अभी भी 18वीं सदी की तरह क्यों जी रहे हैं? हमारे देश ने इतनी तरक्की कर ली है। सरकार ने जगह जगह स्नान घर और शौचालय निर्माण किया है, फिर ऐसा क्यों? क्या औरतें भी खुले तालाब में स्नान करने जाती हैं? मोहन बेटा, भला औरतें तालाब में स्नान नहीं करेंगी तो कहाँ करेंगी? ये सब सुनकर अब मोहन अपने पिता से एक शब्द नहीं कह पाता और तुरंत ही गांव के लोगों के बीच बात करने के लिए निकल जाता है। तभी मोहन की नजर एक 14-15 साल की लड़की पर पड़ती है, जो अपनी माँ से बात कर रही थी। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अभी शौच करने जाना होगा। बेटा, तू कैसी बात कर रही है? अब तो दिन निकल गया, खेत में आदमी होंगे, तुम शौच कैसे करोगी? शाम तक इंतजार कर लो, फिर मैं तुम्हें खेत में ले जाऊंगी। माँ, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, प्लीज कुछ करो ना, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई है? कैसे अपनी बेटी को खेत में लेकर जाऊं? अगर गांव में एक भी शौचालय होता तो ये दिक्कत तो नहीं होती। अपनी बेटी की हालत देखकर माँ उसे तसला लाकर देती है। बेटा, एक काम करो, तुम अभी इसी में शौच कर लो, शाम में मैं से फेंक दूंगी। माँ बेटी दोनों बहुत रोने लगती हैं। ये सब देखकर मोहन को बहुत गुस्सा आता है और वो सारे गांव वालों को इकट्ठा करके उनसे कहता है।
गांव वालों, मैं चाहता हूँ कि हम गांव में एक शौचालय और एक स्नान घर बनवाएं, ताकि किसी की भी बहन, बेटी या माँ को तकलीफ ना हो। गांव के सभी लोग मोहन की बातें सुनकर क्रोधित हो जाते हैं। मोहन, तुम गांव के प्रधान के बेटे हो, इसलिए हम तुम्हें प्यार से समझा रहे हैं। कोई भी अनुचित बातें मत करो। तुम शहर से पढ़कर आए हो, तो तुम हमारे गांव के रीति रिवाज नहीं जानते। हाँ भाई, ये तो नहीं जानता। ये तो अंग्रेज हो गया है। ये शायद हमारे गांव के रीति रिवाज भूल गया है। हम अपने गांव में ये अनर्थ नहीं होने देंगे। ये सब जो आप कर रहे हो ना, ये कोई रीति रिवाज नहीं होते, इसे सिर्फ गंदगी कहते हैं। और अपनी ही नहीं तो कम से कम अपने घरों की औरतों की तो सोचिए, उन्हें कितनी दिक्कत होती होगी। हमेशा एक डर लगा रहता होगा कि उन्हें तालाब में कोई नहाते हुए ना देख ले। भाइयों, इसे वापस शहर भेज दो, नहीं तो ये हमारे गांव को खराब कर देगा। किसी ने भी मोहन की बात नहीं मानी और सब वहां से चले गए। एक दिन गांव की सारी औरतें सुबह 4 बजे इकट्ठा होकर तालाब की तरफ चल रही थी। बहनों, थोड़ा जल्दी चलो, ऐसा ना हो चलते चलते ही सवेरा हो जाए। फिर कोई आज नहा भी नहीं पाएगा। जी, हम कब तक ऐसे ही तड़के उठकर स्नान करने जाएंगे? मुझे तो जरा सा भी नहीं अच्छा लगता कि हम ऐसे खुले में नहा रहे होते हैं। आदमियों का आने का डर लगा ही रहता है। मुझे तो बहुत शर्म आती है। क्यों बहन, तुम्हें इतनी शर्म क्यों आ रही है? हमारे पूरे गांव में कोई शौचालय नहीं है और ये हमारे संस्कार के खिलाफ भी है कि घर में शौचालय या स्नान घर बने। पता नहीं क्यों आदमियों को समझ नहीं आता कि औरतों के लिए स्नान घर कितना जरूरी है। खैर, अब क्या कर सकते हैं। लो, बातों ही बातों में तालाब भी आ गया। सारी औरतें तालाब में स्नान करने लगती हैं। तभी पिंकी के ससुर बाइक से शहर से आ रहे थे। उनकी बाइक की रोशनी तालाब में नहाती हुई पिंकी पर पड़ती है। शर्म के मारे पिंकी तालाब में पानी में छुप जाती है। वहीं ससुर मुंह छुपाए तेज बाइक करके वहां से चले जाते हैं। पिंकी बहुत रोती है, साथ ही गुस्से में घर आती है। वहीं उसका ससुर घर जाकर अशुद्धि का ढोंग करता है। तब पिंकी अपना घूंघट हटाकर अपने पति से कहती है, आज के बाद मैं घूंघट नहीं करूंगी। जब हम औरतों को खुले तालाब में ही स्नान करना है, फिर इस घूंघट का क्या फायदा? वैसे भी तो आते जाते लोग हमें देख लेते हैं। तुम ये क्या बावली जैसी बातें कर रही हो? अपना घूंघट करो, पिताजी यही है। अब क्या घूंघट करना पिताजी से? आज इन्होंने मुझे तालाब में नहाते हुए देख लिया। बहू, ये क्या अनाप शनाप बोल रही हो? मैंने अपना चेहरा घुमा लिया था। अब जब तक हम औरतें तालाब में स्नान करेंगी, तब तक ये घूंघट ऐसे ही हटा रहेगा। जिसको जो करना है कर लो। एक तरफ तो गांव में औरतें अपने हक के लिए आवाज उठा रही थी, दूसरी तरफ मोहन सरकारी दफ्तर जाकर अपने घर में शौचालय और स्नान घर बनवाने के लिए आग्रह कर रहा था, पर कोई उसकी नहीं सुन रहा था। हम हर साल आपके गांव के स्नान घर और शौचालय निर्माण के लिए पैसे देते हैं, मगर अब तक हमें नहीं पता कि बीच में पैसा कहाँ जा रहा है और इतना सारा पैसा कहाँ चला गया। अब हम कुछ नहीं कर सकते। क्या सरकार का कोई फर्ज नहीं कि वो एक बार भी आकर गांव में देखे कि वहां कोई कार्य हो भी रहा है या नहीं? अब मुझे कुछ नहीं पता। यदि मेरे गांव में स्नान और शौचालय निर्माण नहीं हुआ, तो मैं मीडिया और अखबार को इसकी जानकारी दे दूंगा। बाकी तो आप समझदार ही हैं। सरकारी कर्मचारी मोहन की एक नहीं सुनते। नतीजा ये हुआ कि मोहन ने अपने गांव का हाल सोशल मीडिया पर बता दिया, जिसके कारण न्यूज हेडिंग में सिर्फ ढोलकपुर गांव की औरतों के तालाब में नहाने के बारे में ही बताया गया। ये देखकर सब जगह तहलका मच गया और सरकार का पर्दाफाश हो गया। मजबूरी में उन्होंने जल्द से जल्द गांव में एक शौचालय और एक स्नान घर बनवा दिया, ताकि उन पर कोई लांछन ना लगे, और उसके बाद सारी औरतें वहीं पर नहाने लगी। हेलो एवरीवन, क्या आप भी किसी ऐसे गांव से हैं जहां आज भी स्नान घर और शौचालय नहीं है? अगर हाँ, तो हमें भी अपने गांव का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। ये है वर्मा खानदान, जिनकी 2 बहुएं हैं, बड़ी बहू गीता और छोटी बहू रीमा। दोनों देवरानी जेठानी देखने में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं।
बड़ी बहू गीता का रंग एकदम गोरा और दिखने में बहुत सुंदर है, तो दूसरी तरफ रीमा सांवले रंग की थी। लेकिन गीता और रीमा का आपस में खूब प्रेम था। दोनों आपस में मिलजुल कर रहती थी। गीता दीदी देखो ना, मैंने शाही पनीर बनाया है, जरा टेस्ट करके बताओ ना कैसा बना है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। गीता शाही पनीर को टेस्ट करती है। अरे वाह रीमा, शाही पनीर तो तुमने बहुत टेस्टी बनाया है। बड़े बड़े होटल का शाही पनीर भी इसके सामने ना फीका पड़ जाए। देखना, आज तो पूरे वर्मा परिवार में खुशी की अलग ही रौनक होगी। सच्ची क्या दीदी? अरे हाँ हाँ, एकदम सच्ची। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर आशा के पास उसकी सहेली आती है। अरे आओ कमला, कैसी हो तुम? बस आशा बहन, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। बस यहाँ भी सब बढ़िया है। अरे आशा बहन, तुमने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी, मुझे अपनी बहुएं तो दिखाओ, कैसी हैं वो? अरे हाँ हाँ जरूर, लेकिन तुम शादी में क्यों नहीं आई? अरे बस क्या बताऊं, मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी ना, इसलिए मुझसे आया ही नहीं गया। तभी आशा अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है। रीमा चाय लेकर आती है। नमस्ते आंटी जी, कैसे हो आप? ये लीजिए चाय पीजिए। नमस्ते। रीमा को देखकर कमला अपना मुंह बना लेती है। गीता कहाँ है? उसे यहाँ भेजो। माँ जी, वो गीता दीदी ना नहा रही थी, मैंने उन्हें बोल दिया है, वो बस आती ही होंगी। तभी वहाँ गीता भी आती है। नमस्ते आंटी जी, कैसे हो आप? नमस्ते बेटा, नमस्ते, सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो। आओ मेरे पास बैठो। अरे वाह आशा, राहुल के लिए तो तुम उसके बराबर की बहू लाई हो, बहुत अच्छी जोड़ी है दोनों की। रीमा, जाओ चाय वाले बर्तन उठाकर यहाँ से ले जाओ। जी माँ जी। आप बातें करो मम्मी जी, हम थोड़ा काम कर लेते हैं। उसके बाद गीता और रीमा वहां से चले जाते हैं। आशा बहन, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? अरे हाँ हाँ, तुम चाहे दो बात कहो। तेरी बड़ी बहू तो बहुत ही सुंदर और सुशील है, लेकिन तेरी छोटी बहू ना, उसका रंग इतना काला है। अरे तूने आखिर उसे अपनी बहू कैसे बना लिया? अरे मत पूछ बहन, वो मेरे बेटे रोहित को ये पसंद आ गई थी, इसलिए मजबूरी में इससे शादी करवा दी, वरना मैं तो ये रिश्ता कभी भी नहीं लेना चाहती थी। सच में तेरी बहू को देखकर तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे बहन। बस बहन, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है ऐसी बहू पाकर। इधर रीमा को भी कमला का व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ रीमा की भर भर के बुराई करने के बाद कमला वहां से चली जाती है। आशा भी अपनी छोटी बहू रीमा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तभी आशा किचन में आती है जहां गीता खाना बना रही थी। अरे इस रीमा को इतनी भी अक्ल नहीं है कि घर में कोई मेहमान आए तो थोड़ा बहुत मेकअप करके सामने आ जाओ। इसके काले रंग की वजह से लोग तरह तरह की बातें करते हैं, इसकी वजह से हमें कितना शर्मिंदा होना पड़ता है। माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? रीमा का रंग अगर सांवला है तो इसमें गलती रीमा की नहीं बल्कि उनकी है, जिनको सांवले रंग में दिक्कत है। ऐसा बोलकर गीता वहां से चली जाती है और ऐसे ही समय बीत रहा था। गीता के स्कूल में नौकरी लग जाती है। दीदी, आप जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। ओके रीमा, बस मैं आ रही हूँ, अगर तुम नहीं होती ना तो पता नहीं मेरा क्या होता। उसके बाद रीमा सबके लिए नाश्ता परोस देती है और फिर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इस तरह दोनों देवरानी और जेठानी एक दूसरे के साथ बहनों की तरह रहती थी। ये बात आशा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इस काली कलूटी को तो मैं अपने घर से निकाल कर रहूंगी, लेकिन इससे पहले मुझे गीता को इसके खिलाफ करना पड़ेगा। एक सुबह रीमा खाना बनाकर नहाने जाती है। तभी वहां आशा आती है और उसके बनाए खाने में नमक डाल देती है। कुछ देर के बाद सब लोग खाना खाने लगते हैं। अरे रीमा, ये तूने कैसा खाना बनाया है? तुझे ढंग से खाना बनाना नहीं आता है क्या? माँ जी, मैंने तो खाना सही बनाया था।
अच्छा, तो इसका मतलब इसे मैंने खराब किया है। हाँ हाँ, इसमें तो नमक बहुत तेज है। सॉरी रीमा। माँ जी, वो दरअसल ना गलती से मुझसे ज्यादा नमक डल गया था। मैं खाना चख रही थी तो मुझे नमक कम लगा, फिर गलती से ज्यादा नमक डल गया। हाँ हाँ, ये तुम्हारा ही काम हो सकता है, नहीं तो रीमा तो एकदम अच्छा खाना बनाती है। देख लो भाभी, भैया आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। अच्छा जी, आपका मतलब है मुझे खाना बनाना नहीं आता? हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करो। आशा हर वक्त रीमा को डांटने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती थी, लेकिन गीता हमेशा आकर उसे बचा लेती थी। आशा गीता को कभी कुछ नहीं कहती थी, लेकिन वो हाथ धोकर रीमा के पीछे पड़ी रहती थी। मुझे इन दोनों को अलग करना ही होगा, नहीं तो ऐसे तो गीता मुझे रीमा को घर से निकालने ही नहीं देगी। फिर एक दिन आशा गीता के पास उसके कमरे में जाती है। आ गई बेटी तू काम से? जी माँ जी, कुछ काम था आपको? अरे नहीं बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। मैं जानती हूँ कि तू अपनी देवरानी के बारे में इतना सोचती है। आजकल कोई भी बहन अपनी बहन के बारे में इतना नहीं सोचती होगी, लेकिन रीमा। रीमा क्या माँ जी, क्या हुआ रीमा को? अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, नहीं तो फिर तू बोलेगी कि मैंने तुम दोनों देवरानी जेठानी के बीच में फूट डाल दी है। नहीं माँ जी, आप मुझे बताइए क्या बात है। अरे वो रीमा तेरी देवरानी ना तुझसे बहुत चिढ़ती है। हाँ, अरे माँ जी, ऐसा नहीं है, हम दोनों बहनों में बहुत प्यार है। रीमा तो मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे अपनी बहन मानती है वो। हाँ, तभी तो मुझसे गुस्से में बोल रही थी कि मुझसे घर का सारा काम नहीं होता, तुम तो मुंह उठाकर काम पर चली जाती हो और सारा काम मेरे सर पर छोड़ देती हो। फिर मैंने आज सारा काम किया बेटी, पता है, बर्तन साफ सफाई सब मैंने ही किया। वो तो मुंह फुलाकर अपने कमरे में सोई रही। तू तो हमेशा उसकी साइड लेती है, उसे तो तेरे गोरे रंग से भी इतनी चिढ़ मचती है कि तू उसे फूटी आंख तक नहीं भाती। वो तो बस ऊपर से अच्छा बनने की कोशिश करती रहती है। बाकी बहू तेरी मर्जी, मुझे तो बस जो बताना था मैंने बता दिया। इतना कहकर आशा वहां से चली जाती है और गीता के मन में भी कहीं ना कहीं उसकी बातें घर कर जाती हैं। गीता रसोई में आती है और देखती है कि आज खाना नहीं बना था, तो गीता सबके लिए खाना बनाती है और खुद खाकर अपने कमरे में सो जाती है। कुछ देर के बाद रोहित आता है। रीमा चलो खाना खा लो, सबने खाना खा लिया है। आज मेरी तबीयत खराब है, गीता दीदी मेरे कमरे में भी नहीं आई, लगता है वो थक गई होंगी। उसके बाद सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। फिर धीरे धीरे गीता के व्यवहार में भी बदलाव आने लगता है। एक दिन जब गीता रसोई में काम कर रही थी, अरे गीता दीदी, आप अभी ऑफिस से आई हो, आराम कर लो, मैं बर्तन साफ कर देती हूँ। बस करो रीमा, तुम्हें ना मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब सच पता चल गया है। ये आप कैसी बातें कर रहे हो दीदी, मैं तो बस आपकी मदद के लिए बोल रही थी। रहने दो रहने दो, इतनी शरीफ मत बनो तुम, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। अरे एक दिन खाना नहीं बनाया तो आप मुझे ये सब बोल रहे हो? आज से तुम्हें मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। आशा ये सब देखकर खुश हो रही थी। वो दोनों देवरानी जेठानी के बीच में फूट डालने में कामयाब हो जाती है। उस दिन के बाद से गीता रीमा से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। अब आया ना मजा। इसी मौके का फायदा उठाकर आशा रीमा के ऊपर बहुत से अत्याचार करती थी। तबीयत खराब होने पर भी रीमा को घर का सारा काम करना पड़ता था। गीता पूरा दिन ऑफिस में होती थी, वहीं आशा रीमा को पूरे दिन परेशान करती। अगर उससे किसी भी काम में छोटी सी भी गलती हो जाती तो उस बात पर वो उसे बहुत ज्यादा गालियां देती और कभी कभी तो हाथ तक उठा देती थी। अब गीता और रीमा भी अलग हो गए थे। गीता भी रीमा से बात तक नहीं करती थी और उससे अलग रहती थी। एक बार रीमा से गलती से गैस पर दूध गिर गया। अरे तुझे शर्म नहीं आती, कल मुंह ही कहीं की,
एक भी काम ढंग से नहीं होता तुझसे। ना तो तेरी शक्ल ढंग की है और ना ही कोई काम ढंग का करती है। माँ जी, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, ये सब गलती से हो गया। रुक, तू मुझसे जुबान लड़ाती है। उसके बाद आशा रीमा को बहुत मारती है और उसे जोर से धक्का मारती है। माँ जी, मुझे दर्द हो रहा है माँ जी। लेकिन रीमा की सास आशा रीमा पर बिल्कुल दया नहीं करती। शाम को जब रोहित ऑफिस से घर आता है तो रीमा को ऐसी हालत में देखकर वो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि रीमा के गिरने की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया है। रीमा किसी को कुछ नहीं कहती कि उसकी सास के धक्का मारने की वजह से ये सब हुआ है। रीमा की आंखें आंसुओं से भरी थी। रीमा, तुम दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही समय बीत रहा था और फिर एक दिन जब आशा और रीमा आपस में बात कर रहे थे। माँ जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? आपकी वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने उस दिन मुझे इतनी जोर से धक्का मारा जिसकी वजह से आज मैंने अपना बच्चा खो दिया, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। रीमा बहुत रो रही थी। अरे ये सब रोना धोना बंद कर। तुझे क्या लगता है तू ये अपनी कहानी सबको बताएगी तो सब तुझ पर विश्वास कर लेंगे? ये बस एक अनहोनी थी जो हो गई। अब तो मैंने तेरी प्यारी जेठानी को भी झूठ बोलकर तेरे खिलाफ भड़का दिया है। अब वो तेरी तरफ देखती तक नहीं। तभी वहां पर गीता आ जाती है। माँ जी, मैंने ना आपकी सारी बात सुन ली है। अब मैं आपका सच सबके सामने लाकर रहूंगी। अरे अरे बेटा, जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। नहीं माँ जी, नहीं। आपने रीमा पर बहुत अत्याचार कर लिए हैं। अब मैं आपको ऐसा और नहीं करने दूंगी। शाम को जब रोहित और राहुल घर पर आते हैं तो गीता सबको सारी बात बता देती है। रोहित, माँ जी ना रीमा के साथ बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रहती। जब हम सब लोग ऑफिस चले जाते हैं तो सारा काम रीमा करती है, फिर भी माँ उससे कभी खुश नहीं रहती। माँ, आपने रीमा के साथ बहुत गलत किया है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हम आपके साथ यहाँ और नहीं रुकेंगे। मैं अपनी पत्नी को लेकर आज अभी इसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा और हम कहीं भी रह लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं आएंगे। नहीं बेटा, ऐसा मत कर, मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं माँ, आपने बहुत बड़ी गलती की है। अगर आपने रीमा के साथ ऐसा किया है तो कल को आप गीता के साथ भी ऐसा कर सकती हैं। इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा। नहीं बेटा, अरे बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रीमा के काले रंग की वजह से मुझे बहुत बातें सुनने को मिलती थी, इसलिए मैं भी इसे अपने घर की दुश्मन मान बैठी और इसे अपने घर से निकालने के लिए इसे परेशान करने लगी। लेकिन इसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, सब चुपचाप सहती रही। रीमा बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। देखिए माँ जी, आपको अपनी गलती का एहसास है, इसलिए इन्हें एक और मौका देना चाहिए। हमें इस तरह इनको यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। आशा की इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी सिर्फ रीमा ही उसका पक्ष लेती है, जिसे देखकर आशा को खुद पर बहुत ज्यादा शर्म आती है। उसे एहसास हो जाता है कि उसने अपनी बहू रीमा के साथ कितना गलत किया और उसके बाद वो कभी भी रीमा के साथ बुरा व्यवहार नहीं करती, उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखती थी।